हाय एवरीवन, आई एम सुनीत संघई फ्रॉम रेनबिस इन्वेस्टमेंट और आज हम करेंगे एसबीआई बैंक का स्टॉक एनालिसिस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम एसबीआई बैंक का बिजनेस समझेंगे। एसबीआई बैंक का बिजनेस बहुत सिंपल है। हम सबका अकाउंट मोस्टली एसबीआई बैंक में होता ही है। शायद ही कोई घर होगा जिस घर का अकाउंट एसबीआई बैंक में ना हो। तो अभी हम अगर अकाउंट्स देखें तो सेविंग्स अकाउंट, सैलरी अकाउंट, करंट अकाउंट, ये सारे तरह के अकाउंट्स जो है एसबीआई बैंक में, ये एक मेजर डिपॉजिट का फैक्टर होता है। अगर हम बाकी इन्वेस्टमेंट वगैरह देखें तो एफडी हुआ, रिकरिंग डिपॉजिट हुआ, या फिर एनपीएस हुआ, पीपीएफ हुआ, सीनियर सिटीजन स्कीम हुई, सुकन्या समृद्धि, तो इस तरह के गवर्नमेंट के सारे स्कीम्स जो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड है उनका डिपॉजिट भी हम एसबीआई बैंक के थ्रू कर सकते हैं। तो ये इनका डिपॉजिट सेक्शन का हुआ। और उसके बाद अगर हम लोन सेक्शन में देखें तो पर्सनल फाइनेंस, पर्सनल लोन, ऑटो लोन, एडुकेशन लोन, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी में लोन अगेंस्ट स्टॉक्स भी होता है, गोल्ड लोन होता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एसबीआई बैंक जो है वो पैसे जो है रिटेलर से हो, चाहे वो सेविंग्स अकाउंट में हो, करंट अकाउंट में, हर फॉर्म में लेती है और वही रिटेलर्स को और बिजनेसेस को लोन्स के रूप में देती है, और ये जो इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होता है उसी से अपना प्रॉफिट बनाती है। और अगर हम बाकी टैब्स भी देखें तो डेबिट कार्ड, ये डिफरेंट कार्ड्स जो अपने डिफरेंट कंज्यूमर्स को देती है, चाहे वो डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो, चाहे बिजनेस के लिए करंट अकाउंट पर कार्ड हो, तो इस तरीके के कार्ड्स देती है कंपनी। और अगर हम डिजिटल स्पेस पे भी देखें तो ये जो है योनो जो है, ये इनका बहुत ही तगड़ा एप्लीकेशन है जो इन लोगों ने बनाया है और काफी पॉपुलर और कन्वीनियंट भी है। तो हम देख सकते हैं कि एसबीआई बैंक हालांकि सरकारी बैंक है, बट काफी प्रोफेशनल तरीके से चलाई जा रही है और काफी कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स हैं इनके। अब अगर हम फिनेंशियल्स देखें तो मार्केट कैप है इसका 2,71,000 का, करंट प्राइस 304 है और बुक वैल्यू 281 है, यानी कि ये प्राइस टू बुक वैल्यू वन वन से थोड़ी सी ज्यादा है। डिविडेंड अगर हम देखें 0% है, मेजर कुछ खास डिविडेंड देती नहीं है। और अगर पीई देखें तो हम 12.3 है, जो कि बोलता है बहुत महंगा नहीं है स्टॉक। आरओसी 4.99% और आरओई 7.27% है, तो ये बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन अगर हम बैंक्स और एनबीएफसी की बात करें तो आरओसी नॉर्मली हमें ज्यादा मिलता नहीं है। डेट इज टू इक्विटी देखें तो 14.4 है, लेकिन बैंक्स और एनबीएफसी के केस में हमें डेट टू इक्विटी रेशियो देखना नहीं चाहिए, क्योंकि बैंक्स जो है उनके जो पैसे जो रिटेलर्स और जो इंडिविजुअल्स होते हैं जो डिपॉजिट करते हैं वही उनके लिए डेट होता है। तो ये बेसिकली उनका कैप इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है, और ये जितना ज़्यादा होता है वो एक अच्छा इंडिकेशन होता है। अगर हम चार्ट भी देखें तो पीई रेशियो का चार्ट देखें हिस्टोरिकली, तो अभी करंटली अगर हम देखें तो ये पीई रेशियो 12 के अराउंड है, जो कि हिस्टोरिकल एवरेज से थोड़ा सा नीचे ही ट्रेड हो रहा है। और कह सकते हैं हम कि ओवरऑल लास्ट 15 ईयर्स का डेटा देखें तो बहुत ही कम ही है, ऑन द लोअर साइड ही है। और अगर प्राइस भी देखें तो हिस्टोरिकल प्राइस देखें तो ये अपने हिस्टोरिकल लाइफ टाइम हाई जो है इसकी 370 की है, उससे कम पे अराउंड 20% डिस्काउंट पे ही ट्रेड कर रहा है अभी। अब अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो पिछले कुछ क्वार्टर्स की तो 57,000 से लगातार इंक्रीज होकर 70,000 हुई है। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2017-18 में इसके प्रॉफिट्स जो है वो नेगेटिव में थे और अब पॉजिटिव हो गए हैं। और अगर हम रिसेंट कुछ क्वार्टर्स देखें तो काफी स्टेबली ये नेट प्रॉफिट दे रहा है। हालांकि ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए इसका ऑन द हायर साइड है, बट अगर हम 2017-18 के कंपैरिजन में कंपेयर करें तो ये थोड़े से इम्प्रूव्ड नजर आ रहे हैं। और अगर हम कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो देख सकते हैं हम यहाँ पे कि नेट प्रॉफिट जो है 2009 से लेके अगर हम 2016 की बात करें तो काफ़ी अच्छे नेट प्रॉफिट हुआ करते थे, लेकिन इन लास्ट थ्री इयर्स में 2017-18 के दौरान स्पेशली बहुत अच्छे नेट प्रॉफिट नहीं थे। और रिसेंट टाइम देखें तो ऐसा लग रहा है चीज़ें चेंज हो रही है। 2020 में इसने अराउंड 19,000 का नेट प्रॉफिट दिया है, और इस साल की भी अगर हम बात करें तो ऑलरेडी 23,000 का प्रॉफिट ये दे रही है। पैंडमिक के दौरान भी अगर ये ऐसा प्रॉफिट दे रही है तो काफ़ी अच्छे साइंस है। और ये समझ सकते हैं हम कि लास्ट 1.5 ईयर से चीज़ें काफ़ी चेंज हो रही है एसबीआई बैंक के केस में।
अब अगर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है बैंक्स के केस में, क्योंकि हम आरओसी और आरओई को इतना ज्यादा वेटेज नहीं दे पाते हैं, तो सेल्स ग्रोथ जो है वो लास्ट 10 ईयर्स में 10% की रही है CAGR लेवल पे, वहीं प्रॉफिट ग्रोथ जो है 4% की है। तो सेल्स ग्रोथ तो फिर भी ठीक है, लेकिन प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हुई नहीं है। तो ये नॉर्मली पब्लिक सेक्टर बैंक्स में क्या होता है कि गवर्नमेंट का मोटिव इनको चलाने का मेन रीज़न सोशल पर्पस रहता है, ना कि शेयर होल्डर्स के लिए ज़्यादा प्रॉफिट बनाने का। और ये एक मेजर रीज़न है जिसकी वजह से मैं खुद पर्सनली SBI बैंक हो या कोई भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पे इन्वेस्ट करना पसंद कम करता हूँ। अब अगर हम बैलेंस शीट में देखें तो ये लगातार 11 लाख से इंक्रीज होकर 36 लाख हुई है लास्ट 10 इयर्स में। तो बोरोइंग्स बैंक्स के केस में होती है कि जो डिपॉजिटर्स जिनका बैंक में एक अकाउंट है, चाहे सेविंग्स हो या करंट अकाउंट हो, वहाँ पे वो जो भी अमाउंट डिपॉजिट करते हैं वही यहाँ पे बोरिंग्स पे आती है। तो ये एक अच्छी सिग्नल है कि कंटिन्यूस लगातार बोरोइंग्स जो है वो इंक्रीज हो रही है। और अगर हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें तो रिसेंट 7 इयर्स में पॉजिटिव रहा है, लेकिन एक 2018 का एक ईयर था जहाँ पे एक मोटा नेगेटिव कैश फ्लो जो है नेगेटिव रहा है ऑपरेशंस एक्टिविटी से। तो चीज़ें 2018 में ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी खराब रहा था, और चीज़ें अब जो है पॉजिटिव होती नज़र आ रही है। आरओई की अगर हम बात करें तो लास्ट 10 इयर्स में लगातार डिक्रीज हुई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 2019 से चीज़ें इंप्रूव हो रही है स्लोली। अब 1% से 2020 में 7% हुआ है, तो चीज़ें टर्न अराउंड की तरफ इंडिकेट कर रही है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो FII ने लगातार जो है यहाँ से 11% से स्टेक कम करते हुए 7.75% लाया था, और रिसेंटली अगर हम देखें तो FII ने अपना शेयर होल्डिंग बढ़ाया है। यानी कि ऐसा दिख रहा है कि इवन FII को अब इसमें वैल्यू नजर आ रहा है, उनको दिख रहा है कि चीजें चेंज हो रही है SBI बैंक के केस में। और अगर हम रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद की चीजें देखें तो यहाँ पे काफी क्लैरिटी आ गई है, और उसके बाद जो है FII ने अपना डिसीजन ऑफ बाई किया है। और DII की अगर हम बात करें तो DII ने लगातार SBI बैंक पे भरोसा रखा है और कंटिन्यूसली अपना स्टेक बढ़ाया। हालांकि बीच में उन्होंने थोड़ा सा स्टेक 2019 जून में कम किया था, बट अदरवाइज अगर आप देखो, और 25% स्टेक भी कम नहीं होता है, काफी अच्छा ही माना जाता है। और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास मात्र 7 to 9% का स्टेक है, और अभी रिसेंटली अगर देखें तो अराउंड 7.5% का है, जो कि दिखाता है कि SBI बैंक काफी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। और अगर SBI बैंक की बात भी करें ना, तो ये काफी स्ट्रॉन्ग बैंक माना जाता है। एक और चीज मैं अगर आपको दिखाऊं, SBI का कंपैरिजन अगर मैं HDFC बैंक से करूं, जो कि प्राइवेट सेक्टर की सबसे तगड़ी बैंक मानी जाती है, तो बोरोइंग्स की अगर हम बात करें रिसेंट क्वार्टर की, तो ये 13 lakhs की बोरोइंग है टोटल। और वहीं अगर SBI बैंक की हम बोरोइंग्स की बात करें तो 36,000 है, यानी कि लगभग लगभग ऑलमोस्ट 3 टाइम्स की बोरोइंग्स है SBI बैंक की, यानी 3 टाइम्स है बैंक HDFC के कंपैरिजन में। बट अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो ये 2,71,000 की है, और वहीं अगर हम HDFC बैंक की बात करें तो अराउंड 8 lakhs की है। तो यहाँ पे काफी काफी बड़ा गैप है। हालांकि मैं मानता हूँ कि HDFC कंपेयर टू SBI बैंक बहुत ज्यादा फिनेंशियल्स के टर्म में ROE और इवन ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से बहुत बहुत ही उम्दा है कंपेयर टू SBI बैंक। बट फिर भी इतना ज्यादा वैल्यूएशन वाइज डिफरेंस जो है ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि SBI काफी अंडर वैल्यूड है। और इसका एक मेजर रीजन जो है पेसिमिज्म का भी है, कि लोगों को SBI बैंक में थोड़ा सा पेसिमिज्म ज्यादा नजर आता है। तो चलिए फिनेंशियल्स तो देख लिए, अब फर्दर इसकी एनालिसिस करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम SBI बैंक की एक और चीज देखें तो SBI बैंक जो है सिर्फ एक बैंक नहीं है, ये बाकी और फिनेंशियल सर्विस में भी इन्वॉल्व है। अगर हम कंपनीज की बात करें तो SBI लाइफ, SBI कार्ड, SBI कैप्स, SBI एसेट मैनेजमेंट। तो SBI लाइफ और SBI जनरल इंश्योरेंस जो है इंश्योरेंस सेक्टर में है, वहीं SBI कार्ड्स जो है वो कार्ड्स के बिजनेस में है। और SBI एसेट मैनेजमेंट की बात करें तो वो म्यूचुअल फंड्स के सेगमेंट में है, और काफी स्ट्रॉन्ग एसेट मैनेजमेंट मानी जाती है। और SBI कैप्स की बात करें तो SBI कैप्स जो है वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में है, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट में है, पेमेंट्स है, आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक है, NPCI है, NSC है, इनमें भी SBI बैंक का काफी बड़ा स्टेक रहा है। और अगर हम सिर्फ SBI लाइफ, SBI कार्ड्स, SBI एसेट मैनेजमेंट, SBI जनरल इंश्योरेंस और
इनकी बात करें तो इनका जो स्टेक एसबीआई बैंक कमांड करती है उसका अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन का बात करें ना, तो वो अपने आप में ही 2,71,000 के क्लोज टू होता है, क्योंकि इसका आईपीओ आ चुका है जो लिस्टेड है, एसबीआई लाइफ, एसबीआई कार्ड्स है, यस बैंक है, यूटीआई, एएमसी है। इनका अगर हम मार्केट कैप के हिसाब से अगर स्टेक के हिसाब से अगर निकाले तो एसबीआई के पास ये वैल्यूएशन तो सिर्फ इन्हीं कंपनी से होती है। और कमिंग डेज में एसबीआई एसेट मैनेजमेंट और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का आईपीओ आएगा तो इसको और वैल्यूएशन अनलॉक होगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इवन एचडीएफसी, एएमसी और निप्पो एएमसी, इनका ऑलरेडी आईपीओ आ चुका है और इनको काफी अच्छी वैल्यूएशन कमांड कर रही है। और एसबीआई एसेट मैनेजमेंट अपने आप में एक लीडर है एसेट मैनेजमेंट में, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कमिंग डेज में इतना बड़ा स्टेक जो है ये 63% और 70%, ये काफी अच्छा वैल्यूएशन एसबीआई को यहाँ पे देगा। और ये टोटल अगर हम मोटे मोटे तौर पे देखें ना, तो ये सारे उसके जो कंपनीज है जिनमें एसबीआई बैंक का स्टेक है, वो अपने आप में ऑलमोस्ट मार्केट कैप के बराबर आ जाएगा। यानी कि हमें एसबीआई बैंक जो है फ्री में मिल रही है। इस तरीके का वैल्यूएशन तो यही दर्शाता है। काफी बड़ा स्टेटमेंट हो जाता है ये, लेकिन चीजें ऐसी ही दिख रही हैं। तो यहाँ पे जो चीजें है ना, ये काफी क्लियरली दिख रही है और इसी वजह से एसबीआई बैंक